हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश मेंस के एग्ज़ाम के लिए अपना करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें जो हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एक लिस्ट दिया था टॉपिक्स की, और उसको हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया था। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसी सेक्शन वाइज ही चलेगा। आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, करंट अफेयर तो वैसे ही मज़ेदार होता है, लेकिन इसको मैं और भी मज़ेदार ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। देखिए, करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ना है कि जैसे आप कोई आपके इन एंड अराउंड कोई चीज़ें हो रही हैं, कोई घटनाएं हो रही हैं, और उसमें आप खुद ही एक पार्टिसिपेंट हैं, आप खुद ही एक उसके एलिमेंट हैं। तो इस तरह से समझ के अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत फैक्ट्स वगैरह देख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मेंस के लिए हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो मांगता है। अगर आपको लिखना है, चूँकि देखिए करंट अफेयर्स का इशू ऐसा होता है कि आप एकदम जो भी नोट्स मटेरियल आपको दिया जाता है, चाहे कोई कोचिंग दे चाहे हम प्रोवाइड करवाएं, आप एग्जैक्ट ऐसे वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे वहाँ पे, ऐसे सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन एंड अराउंड एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। तो उस पर आपके खुद अपने पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवजीत सिंह, और सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। लेकिन दोस्तों, बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी लेक्चर अपलोड करेंगे, आपके पास वो पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइम आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, कोई बकवास नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो एवरग्रीन टॉपिक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह एक इशू है। और इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, आसान भाषा में समझाता हूँ आपको 1 मिनट में। देखिए, अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था। ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया जा सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कहा क्या, उन्होंने कहा कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हम केवल टैलेंट के आधार पर ही हम नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है, बल्कि वो लोग भी क्वालिफाई करेंगे, वो लोग भी मेरिटोरियस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को फुलफिल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो है वो है अपलिफ्टिंग मेंबर्स ऑफ द SC ST एंड इंश्योरिंग डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल यही है कि SC ST के जो मेंबर्स हैं उनको हमको अपलिफ्ट करना है। ठीक है, उनको उठाना है, और उसके साथ साथ डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है। ठीक है, तो आप देखिए, आप जब भी आंसर लिखिए ना, तो जो भी हायर अथॉरिटी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, लाइक पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट, तो आप इसके अगेंस्ट मत लिखना। अगर आपको लिखना भी है तो थोड़ा सा आप ऐसे लैंग्वेज में लिखिए कि ताकि पढ़ने वाले को लगे कि आप केवल सजेशन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रिसेंट का मैटर कि कर्नाटका असेंबली ने SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड भी मान लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक क्या था, इंदिरा साहनी केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन देना चाहिए वो एट द टाइम ऑफ एंट्री ओनली। मतलब टाइम ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जब आप क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं, जब आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप उस टाइम पे रिजर्वेशन दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और इसी टाइम पे ही केवल रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन 1995 में पार्लियामेंट ने क्या किया कि 77th अमेंडमेंट एक्ट ले आया, और उन्होंने एक क्लास जोड़ा आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16A, और उन्होंने SC ST का जो प्रमोशन है रिजर्वेशन में उसको क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली कह दिया कि SC ST को जो है रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। 2006 में नागराज केस में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये कहा कि जब भी कोई स्टेट SC ST को अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रही है तो उसके पहले वो क्वांटिफिएबल डाटा को एकत्रित करेगी, जो कि अगर ऐसा शो कर रहा है कि जो जिस कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो बैकवर्ड है और उनका रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इनएडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उसके साथ साथ वो बैकवर्ड है, तो आप जो है रिजर्वेशन यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आपको एक चीज़ भी ख्याल करना है कि जो सीलिंग लिमिट है 50% की, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मुद्दा आपका प्रमोशन इन रिजर्वेशन का मुद्दा। और इसमें आपको कंक्लूजन के रूप में यही लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो SC ST को रिजर्वेशन है उसको वैलिड माना है, और वैलिड मानने का जो रीजन उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट का, सीधा सीधा वही सेंटेंस लिख दीजिए कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको केवल हम टैलेंट के रूप में ही क्वालिफाई नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसे कैंडिडेट्स को भी क्वालिफाई मानेंगे जो कि डाइवर्स और एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हों। ओके, ये हो गया आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला मुद्दा। आगे देखते हैं ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है ड्राफ्ट, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ होता है, जैसे आप इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल आपके पास भरपूर है, दाल चावल नमक तेल हल्दी मसाला सब आपने तैयार कर लिया है, बस उस पर क्या करना है आप, फिर उसके बाद आपको उस पर आग लगा के पकाना है और पका के फिर खाना है। तो 3 प्रोसेस आपके पास होता है। उसी तरह से कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उसमें भी 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले ड्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद बिल बनता है जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर वो एक्ट बन जाता है, तो हमारे लिए वो कानून बन जाता है। तो खैर अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये ड्राफ्ट है, मतलब ये कि अभी ये पार्लियामेंट में भी नहीं गया है, लेकिन इसको हम फिर भी पढ़ रहे हैं 2 कारण से। एक ये कि उत्तर प्रदेश जो आयोग है ये कभी कभी ड्राफ्ट के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ये इसके पहले पूछ चुका है तो, ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन पेपर में देख चुके। उसके बाद अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में कोई रिफॉर्म लिखना है तो यहाँ के सजेशंस उठा के आप लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़ेदार आंसर आपका बन जाएगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये लेक्चर आपको देखने में मज़ा तो आ ही रहा होगा। आप कहीं पे भी ये ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। इवन इसके पहले जो हमने देखा प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाला, उसको आप किसी भी बुक में पढ़िए, किसी भी किताब में पढ़िए ना, आपको बड़ा उल्टा सीधा चीज़ें उसमें इधर उधर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एकदम आसान भाषा में आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आप हमको देख लिए हैं तो इसका मतलब आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, आप सब्सक्राइब कर दो। यही एक उम्मीद होती है आपकी तरफ से एक सपोर्ट होता है हमारे लिए कि आप हमको सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा जो मोराल होता है ना वो आप हमको और हमारा बूस्ट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं एक सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए हम खैर देखते हैं ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसका जो कमेटी बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, और इनका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था पॉलिसी बनाने का वो था एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये कि जो भी समाज में बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं और 12th तक के बच्चे हैं, उनको एक्सेस हो एजुकेशन, और वो भी एफोर्डेबल हो, मतलब सस्ते कास्ट पे, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। उसके बाद दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, टीचर्स की भी और स्कूल की भी, पेरेंट्स की भी और सोसाइटी की भी, सबके अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। और उसके बाद इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी इनका मेन फोकस रहा है कि मतलब इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट क्रीड सेक्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन किसी भी। और उसके साथ साथ दोस्तों केवल क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी की एक्चुअली बात ही नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल क्वालिटी एजुकेशन की बात किया गया है। अब इनका जो रिकमेंडेशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इनका रिकमेंडेशन यही था कि भैया देखो RTI एक्ट जो है, सॉरी RTE एक्ट है, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, इसको आप क्लास 12 तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब RTE एक्ट में क्या होता है, RTE एक्ट में आप क्लास 8 तक अभी तक का फ्री एजुकेशन मिलता है। तो इन्होंने ये कहा कि क्लास 8 तक नहीं, क्लास 12 तक आप जो है फ्री एजुकेशन दीजिए, RTE दीजिए। जो भी सुविधाएं RTE के एक्ट अभी क्लास 8 तक मिल रही हैं वो सब सारी सुविधाएं आप क्लास 12 तक के दीजिए। उसके साथ साथ उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला
बताया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को सारे स्कूल को फॉलो करना चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो लोग क्या क्या फॉलो करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और एक मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो ये इनका 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने दिया। उसके साथ साथ इन्होंने रिकमेंड किया 5+3+3+4 डिजाइन ऑफ स्कूलिंग। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। इन्होंने एज के अकॉर्डिंग, जितना बच्चे की एज है उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस को डिफाइन किया है, मतलब कि इस एज से इस एज तक की कौन सी क्लासेज होनी चाहिए और कौन सा किस टाइप का एजुकेशन होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अप टू 5 ईयर्स ऑफ द एज ये क्लास प्री स्कूल इसमें आएगा, मतलब आप प्री स्कूलिंग कीजिए, मतलब स्कूल में जाने से पहले जो चीज़ें होती हैं वो सब सारी चीज़ें करिए, और प्लस क्लास 1 और 2 के बारे में आप पढ़ाइए, एज ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद 8 से लेकर के 11 साल तक का जो एज होता है उसमें आप क्लास 3 to 5 तक पढ़ाइए। फिर उसके बाद क्लास 11 to 14 ईयर्स का जो एज होता है उसमें 6 से 8 तक। फिर उसके बाद 14 से 18 ईयर्स की एज में आप 9 to 12 है, 9 to 12 आप पढ़ाइए। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा लिखा है, अच्छा रिकमेंड किया है, जो कि आप अपने आंसर में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेज। स्कूल कॉम्प्लेक्सेज इन द सेंस कि आप ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाइए आसपास में कि स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि अगर एक प्राइमरी स्कूल है तो उसी के बगल में मिडिल स्कूल भी बनाइए, उसी के स्कूल में हायर सेकेंडरी भी बनाइए। तो एक जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा वो काफ़ी ऑप्टिमम होगा। रिसोर्स एक ही जगह मोबिलाइज होंगे तो ऑप्टिमम वे में आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो ये एक स्कूल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट ये देते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जब वो प्रिपेयर हो एग्ज़ाम देने के लिए तभी वो एग्ज़ाम दे, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था उनको लागू करनी चाहिए, उनको देना चाहिए कि जब वो प्रिपेयर है तब वो जा कर के एग्ज़ाम दे दे। उसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने कहा कि नो हार्ड सेपरेशन ऑफ लर्निंग एरियाज़। लर्निंग एरिया को इंटीग्रेट बनाइए, सेपरेट नहीं कि मैथ को हम मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ताकि इंटीग्रेटेड मैनर में विदाउट हार्ड सेपरेशन लर्निंग हो सके। ठीक है दोस्तों। तो ये अभी तक के कुछ कॉमन उनके रिकमेंडेशंस थे जिसको हमने देखा। उसके बाद अलग अलग चीज़ों का इनका जो रिकमेंडेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जो दिया वो क्या दिया कि जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। ठीक है। ऐसे क्या होगा कि 3 कैटेगरी में जब हम डिवाइड कर देंगे और उनको एक टैग दे देंगे कि आप जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आप जो है एजुकेशन और टीचिंग विथ रिसर्च इस टाइप के इंस्टीट्यूशन हैं, और या फिर आप एक क्वालिटी टीचिंग के इंस्टीट्यूशन हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम्स बनेंगे वो क्या होगा, वो फोकस्ड होगा, टारगेटेड होगा। अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बन रहा है जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बन रहा है, तो वो ऐसे अगर पहले से ही हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमारे पास ये इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो उनको लागू करने में बहुत ही आसानी होगी और इससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी होगा। उसके बाद दोस्तों दे विल बी ड्रिवन बाय द मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला। ये जो प्रोग्राम है 3 कैटेगरी में डिवाइड करके, तो इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला के बेसिस पे होगा। उसके बाद पॉलिसी टारगेट सेटिंग अप ब्रांचेज ऑफ टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। आप ऐसा टारगेट बनाइए कि जो टॉप 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ब्रांचेज इंडिया में खुलें। ऐसा इनका रिकमेंडेशन है कि मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ आप बनाइए कि जो ग्लोबल लेवल मतलब वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी ब्रांचेज इंडिया में खुले। उसके बाद कुछ नई बॉडीज़ को बनाने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है। सबसे पहले एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की है जो कि जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात किया है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात किया है कि ये ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, केवल एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी कि जो सभी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। उसके बाद जो नैक सिस्टम है अपना, नैक सिस्टम का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। दोस्तों ये क्या करता है, एक्रेडिटेट करता है, मतलब मान्यता देता है जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और उसके लिए क्या नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है, या फिर उसके लिए क्राइटेरिया वो फिक्स करते हैं। तो ये सब नैक का काम होता है। तो दोस्तों ये जो कमेटी थी उन्होंने यह पाया कि जो नैक सिस्टम है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हमको इसको भी रिवैम्प करने की ज़रूरत है। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन इन प्लेस ऑफ यूजीसी। यूजीसी को हटाओ, इसकी जगह पे HEGC बनाओ, मतलब हायर एजुकेशन ग्रांट
कमीशन बनाओ इसके लिए, इसके स्थान पर। तो ये इनका एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार इन्होंने सजेशन दिया, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जो MHRD है इसका नाम हटाओ, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखो। यार सिंपल सी बात है, MHRD समझ में नहीं आता। मतलब कि सीरियसली अगर मैं बताऊं ऑनेस्टली कि स्टार्टिंग में MHRD को लेकर के मैं खुद ही कंफ्यूज रहता था, ठीक है। तो अगर ये करना है तो आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वही देखिए फिर से बोल बच्चन कि आपको एजुकेशन सेक्टर में जो अभी आप 10% खर्च कर रहे हैं उसको आप 20% बढ़ा के खर्च करिए। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ फी इंक्रीज इन प्राइवेट स्कूल शुड बी लिंक्ड विद इन्फ्लेशन। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों कि ना आप कॉमनली यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, आप अगर कहीं कोई सजेशन दे रहे हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें पब्लिक वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा इनका रिकमेंडेशन है। अब आगे देखते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी इसमें इशूज क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहला इशू रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन, ये सब कॉमन है, ये सब आप जानते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जो हिंदी स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वो साउथ इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो हिंदी को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो स्टेट्स हैं एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए एक्चुअली उनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें आपको हमने इशूज़ भी दे दिया है, और इसमें जो मेन रिकमेंडेशन था उसको भी हमने बता दिया है। दोस्तों जो इसका PDF है उसको आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, कंक्लूजन के रूप में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपली आप जो इशूज़ हैं इसी इशूज़ पे आप लिख दीजिए कि इन सब इशूज़ को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी है इसको आराम से एक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव वे में, प्रोग्रेसिव वे में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों RTI एक्ट जो हुआ था, RTI एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको एकदम आसान भाषा में जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। इसमें देखिए जो अमेंडमेंट किया गया है RTI एक्ट में, वो क्या किया गया है, सैलरीज़ को लेकर के, सर्विस कंडीशन को लेकर के, ठीक है, और अलाउंसेज वगैरह को लेकर के किसका, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनका, ठीक है दोस्तों, और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो क्या है। सेक्शन 13 में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनके टर्म्स, सैलरीज, अलाउंस की बात की गई है, जो कि सेंट्रल लेवल का जो ICs हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके बाद सेक्शन 16 में स्टेट लेवल के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनके बारे में बात किया गया है, उनके टर्म्स, सैलरीज, अलाउंसेस की बात की गई है। इसी में जो है संशोधन किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है, टर्म को लेकर के। पहले क्या था, टर्म आपका या तो 5 ईयर होगा या तो 65 ईयर्स ऑफ द एज होगा, जो भी अर्लियर होगा, ठीक है। लेकिन इसको अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया है कि अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी कि भैया आप कितने दिन तक काम करोगे। इंटेंशन क्या है आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो कुछ और बोलता है, लेकिन उसके पीछे अब देखिए ये पब्लिक प्लेटफार्म है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, जो हिडन इसके पीछे इंटेंशन है उसको तो एक बार सोचना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सैलरी, पहले क्या था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके इक्विवेलेंट हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, इनकी जो सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ डिडक्शन ऑफ सैलरी, सैलरी को काटा भी जा सकता है, लेकिन इसके पहले क्या था, सैलरी और पेंशन डिफाइंड थे कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी और आपको इतना पेंशन मिलेगा, ये सब डिफाइंड था। लेकिन इस प्रोविज़न को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। प्रोविज़न हटाने का मतलब क्या हुआ कि अभी इसको कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं, 3 तरह के जो अमेंडमेंट हैं ये हुए हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ठीक है। अब इसमें इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हमको इम्पैक्ट के रूप में थोड़ा सा निगेटिव कोनोटेशन लेकर के चलना है। तो इसमें सबसे पहले डिसमेंटलिंग ट्रांसपेरेंसी। पहले सैलरी, अलाउंस, टर्म्स, ये सब सारी चीज़ें अगर डिफाइंड थी, सबको पता था, तो उनका कितना कार्यकाल हो रहा है, कब तक वो काम करेंगे, ये सब ट्रांसपेरेंट था। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब जो चाहेगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो पता चला कि रात को मिल के आ रहा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से,
पता चला कि अगले दिन सुबह बदल गया, अब अटक गया उसका काम, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिफाइड कंट्रोल ओवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड अपॉइंटमेंट। यूनिफाइड कंट्रोल किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के। हालांकि पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी, अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ सर्विसेज वही डिफाइन करती थी, लेकिन अभी मुद्दा चेंज हो गया है। टर्म्स ऑफ सर्विसेज वो टाइम टू टाइम जब चाहे तब वो चेंज कर सकता है, ठीक है दोस्तों, और अपॉइंटमेंट भी जब चाहे वो चेंज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक बार अगर हो गया तो आपको 5 साल या वेट करना पड़ेगा कि वो बंदा 65 ईयर्स के ऊपर हो जाए। उसके बाद चांसेज ऑफ पॉलिटिकल मिसकंडक्ट, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के आप अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई, आप समझ सकते हैं। अब इस तरह समझ लीजिए कि वो सीबीआई हो गया, ठीक है, एकदम पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा। उसके बाद क्या हो गया, ये अभी देखिए हमने बताया ना एग्जाम्पल, तो ये अब ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ही तरह हो गया, समझो कि डिपार्टमेंट है ये, कोई अब ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंस एजेंसी नहीं रह गई, ये एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद सेंटर का कंट्रोल स्टेट के सीआईसी और आईसीस पर भी हो गया। एसाल्ट ऑन द आइडिया ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर। आप इस तरह से कह दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। लेकिन जो कहानी हुई है, जो अमेंडमेंट हुआ है, उससे क्या हुआ कि जो स्टेट सीआईसीज हैं, आईसीज हैं, उनका भी कंट्रोल किसके हाथ में हो गया? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा निगेटिव कोनोटेशन लेकर के लिख सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव कोनोटेशन लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें क्या है कि सेंट्रल रोल ज़्यादा होने की वजह से उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें जो एडिक्वेसी है उसकी वो सब बढ़ेगी। ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। हालाँकि आपका जो कंक्लूजन होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन लेकर के सजेशन देते हुए आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनआईए में क्या अमेंडमेंट किया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें तो कोई विशेष निगेटिव हमको नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन ये है कि पहले थोड़ा सा एनआईए के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। एनआईए एक्ट 2008 में बनाया गया मुंबई टेरर अटैक के बाद, ठीक है। मुंबई टेरर अटैक कितना भयानक था, हम लोगों के लिए कितना दर्दनाक था, ये सब कोई जानता है। तो उस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एनआईए एक्ट बनाया गया, और ये जैसे आपका एफबीआई है यूएसए में, उसी के लाइन पे बनाया गया। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा भी मानते हैं कि जो अपने यहाँ का एनआईए है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है यूएसए के एफबीआई से, ठीक है। उसके बाद इसको सीबीआई से ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। ऑब्वियसली सीबीआई फेल हुई है, इसलिए हमको एनआईए बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सीबीआई को जब भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो वो स्टेट का परमिशन उसको चाहिए। अभी आप ममता बनर्जी वाला तो एग्जाम्पल अपने दिमाग में ले सकते हैं कि उन्होंने मना कर दिया था सीबीआई को कि यहाँ हम जांच ही नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल अपने दिमाग में रख करके एनआईए के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद इवन एनआईए कैन टेक ए सुओ मोटो कॉग्निशन ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। अगर उसके नज़र में कोई ऐसी एक्टिविटी लगती है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है या टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो वो सुओ मोटो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिना किसी का परमिशन लिए वो एक्शन ले सकती है। उसके बाद एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड टू ओनली सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। छोटे छोटे मुद्दे, वो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ें, चोरी चमारी ये सब नहीं वो इन्वेस्टिगेट करेगा। सीधा सीधा ऐसे एक्टिविटीज़ को वो इन्वेस्टिगेट करेगा जहाँ पे सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी या कंट्री के सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का इशू आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो एनआईए केस का ट्रायल होगा वो कहाँ पे होगा? स्पेशल कोर्ट में होगा। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक जनरल अभी तक का एनआईए जो था उसके बारे में हमने देखा। अभी देखते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, दोस्तों मतलब भारत में ही नहीं, अब ये बाहर भी जा करके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके बाद 4 और अफेंसेस को इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जो कि जहाँ पे एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। पहला क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार। उसके बाद काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स। अगर आप नकली नोट छाप रहे हैं, नकली करेंसी छाप रहे हैं, तब भी एनआईए इन्वेस्टिगेट
कर सकती है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ऐसे आर्म्स जिसका प्रोडक्शन और सेल प्रोहिबिटेड है, अगर कहीं पे भी ऐसा पाया जाता है तो एनआईए वहाँ पे सीधा जा कर के इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो है एनआईए में साइबर टेररिज्म भी को भी शामिल कर लिया गया है कि अगर एनआईए की नज़र में लगता है कि कोई कहीं पे भी साइबर टेररिज्म टाइप का क्राइम हो रहा है तो वो और भी एजेंसीज़ के साथ, माइटी के साथ मिल करके, सर्टिन के साथ मिल करके क्या कर सकता है कि साइबर टेररिज्म के एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके बाद गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट फॉर एनआईए ट्रायल। इसके पहले हमने देखा था कि एनआईए का ट्रायल करने के लिए आपको स्पेशल कोर्ट का क्रिएशन करना होगा, लेकिन अमेंडमेंट करके यह सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दे दिया गया है कि आप जो है सेशन, किसी भी सेशन कोर्ट को भी आप आदेश दे सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं एनआईए ट्रायल को करने के लिए। लेकिन इसके लिए जो हाई कोर्ट का, उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा उसका कंसल्टेशन मस्ट है। पहली चीज़ देखिए, दो वर्ड यहाँ पे, एक मस्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे लिखा है कंसल्टेशन, मतलब उनसे केवल विचार करना है, उनके विचारों को लागू करना है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे विचार करना है ये मस्ट है। इन दो वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा कि इधर लिखा है मस्ट लेकिन इधर लिखा है कंसल्टेशन, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि उनकी अनुमति मस्ट है तो अलग बात होती, लेकिन उनका कंसल्टेशन मस्ट है, ये दोनों में डिफरेंस है, आप समझिए, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमारा मुद्दा है, ये छोटा सा टॉपिक है, पीएम स्टैक, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। देखिए इसके पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रखा है। एन ओवर आर्चिंग काउंसिल दैट फैसिलिटेट होगा यहाँ पे, फैसिलिटेट द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस टू असेस द स्टेटस इन द स्पेसिफिक साइंस टेक्नोलॉजी डोमेन्स, ठीक है। ये क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर रोड मैप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उसमें करना है, उसके प्रति ही इनका जो भी एडवाइस होगा वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे। इन्होंने 9 ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है अभी तक। ये चीज़ें देखिए एकदम फैक्चुअल हैं, आप इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है इसमें। तो इनका जो पहला एरिया है वो है नेचुरल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद क्वांटम फ्रंटियर पे भी डेवलपमेंट करने के लिए सजेशन देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट करने के लिए सजेशन देंगे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन के लिए सजेशन देंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट में जो फेम इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी ये अपना देंगे, फिर बायो साइंस, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन, इसको हम पढ़ने वाले भी हैं। उसके बाद अग्नि, मतलब एक्सेलरेशन ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन, ये एकदम सिंपल है, इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष मज़ेदार चीज़ नहीं है, ठीक है। रट्टा मारना है कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन मिशन हैं। ये तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसी टाइप का हो गया, वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग उसमें परेशान रहते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद मज़ेदार चीज़ ये है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने किसको रिप्लेस किया है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था इसको रिप्लेस किया है। कुछ मज़ेदार इसमें प्रोविजंस किए गए हैं जो कि आप एज ए कंज्यूमर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका जो की प्रोविज़न है, ये एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे, ठीक है। किस पे, एकदम जैसे यूएसए में फेडरल ट्रेड कमीशन है उसी के लाइन पे बनाएंगे, क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं क्लास एक्शन। समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज दैट कि आपने अमेजन से कोई चीज़ ख़रीदा, ठीक है, अमेजन से कोई चीज़ ख़रीदा और आपको वो ख़राब मिल गया, वो क्वालिटी उसकी सही नहीं है, उसका प्रोडक्ट ख़राब है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा कर के कंप्लेन कर दिए। तो अमेजन ने क्या कहा कि ठीक है भाई, जो आपका प्रोडक्ट ख़राब है हम उसको रिप्लेस करके आपको दूसरा दे देते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अमेंडमेंट करके क्या किया गया कि अब केवल जो कंप्लेन कर रहा है केवल उसी को ही नहीं, बल्कि जितने लोग खरीदे हैं, जितने लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो कंप्लेन करते हैं या बिना कंप्लेन के ही ऐसी कोई कमोडिटी है जो उनको हार्मफुल हो सकती है उनके लिए, आप सभी को रिटर्न करोगे। दैट इज़ द क्लास एक्शन। क्या लिखा है, विच मीन्स लाइबिलिटी ऑफ ए मैन्युफैक्चरर आर सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट लिमिटेड to one or a group of consumers, one or a group of consumers, but towards all the consumers, ठीक है। आसान भाषा में इसको हमने समझा दिया कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद इट प्रपोजेज टू इन्हेंस पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल
स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशंस, जो नेशनल लेवल पे कमीशन है, जो स्टेट लेवल पे कमीशन है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन बना है, उनका जो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। उसके बाद द एक्ट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ ई कामर्स, ई कामर्स भी अब इसमें आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। उसके बाद मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, पनिशमेंट भी दिया जाएगा। आप बहुत पहले एक प्रचार आता था कि कोई परफ्यूम है या कोई डीओ था, उसको लगा करके एक लड़का गर्ल्स हॉस्टल की साइड से निकलता है तो सारी लड़कियां आ जाती हैं, तो उसको एक्चुअली इसी एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया गया था कि भैया मैंने आपका प्रोडक्ट यूज किया और गर्ल्स हॉस्टल से होके गया लेकिन कोई भी लड़की आई नहीं, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इसी एडवर्टीजमेंट को, और उसी को यहाँ पे इंक्लूड करते हुए कहा गया है कि अगर आप कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके बाद इसके साथ साथ दोनों तरफ से दिया गया है। एक तो देखिए, आप अगर कोई गलत एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। उसके साथ साथ अगर आप एज ए कंज्यूमर कोई गलत कंप्लेन करते हैं तो आपको भी पेनाल्टी झेलनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये देखते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों थी। सबसे पहले कि टू एडमिनिस्टर द डिस्प्यूट्स टाइमली एंड इफेक्टिवली, अगर प्रोविजंस और प्रोसीजर्स सारे क्लियर होंगे तो जो भी डिस्प्यूट होगा वो क्लियरली होगा, ठीक है, जब बार बार आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। नाउ प्रोडक्ट इंडोर्सर्स आर आल्सो लाइबल फॉर द डैमेज, मतलब ये कि अगर अजय देवगन साहब जुआ केसरी का प्रचार कर रहे हैं और उससे कोई हार्मफुल कोई इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, तो क्या होगा कि अजय देवगन भी इसमें लाइबल होंगे, ठीक है। जो इंडोर्सर्स है, जो प्रचार कर रहा है, वो भी इसके लिए लाइबल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग, तो ये डिजिटल इंडिया वाला प्रोग्राम है, इसमें कोई आप इसको हर जगह लिख सकते हैं कि अब कोई हर उसको डिजिटल कर दिया गया है, ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, इसको हर जगह आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद कंप्लेन रिड्रेसल के लिए टाइम लिमिट दे दिया गया है कि 21 दिन के अंदर आपको जो भी आपका कंप्लेन है उसको आप इशू है, जो भी इशू है उसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके फंक्शंस हम एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या है। अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी पूछता है, अगर टाइम और स्पेस आपको परमिट करता है तो आप लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, बोल बच्चन भाई, इशू डायरेक्शंस टू द लाइबल पार्टी, ऑब्वियसली इशू करेगा। इन्वेस्टिगेट द वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट, परस्यू द अप्रोप्रिएट प्रोसिक्यूशन, ऑब्वियसली वो जो है क्या करेगा, कंज्यूमर राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद इशू सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, इसके साथ साथ क्या है कि कोई भी अगर गुड्स या सर्विसेज है तो उसके जो अनसेफ चीज़ें हैं, कोई अगर ये सेफ्टी का इशू है तो उसके लिए भी कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए भी ये क्या करेंगे, नोटिस निकालेंगे। उसके बाद पेनाल्टीज इम्पोज करेगा अगर कोई प्रूवन फॉल्ट होता है। उसके बाद पास आर्डर टू रिकॉल गुड्स आर विथड्रॉल सर्विसेज दैट हैजार्डस आर अनफेयर एज डिफाइंड इन द एक्ट। एक्ट में जितनी भी चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि ये हैजार्डस है, अनफेयर है, तो ऐसे सारे गुड्स और सर्विसेज के को वापस लेने के लिए वो क्या कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें कुछ कंज्यूमर्स को राइट्स दिया गया है। अब आ गया अपने मुद्दे की बात। इसमें क्या है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा गुड्स एंड प्रोडक्ट है जो कि हैजार्डस है आपके लाइफ के लिए, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का प्रोविज़न इस एक्ट में किया गया है। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस, ये सब एकदम क्लियरली आप बताओ कि ये किस क्वालिटी का है, किस क्वांटिटी में है, और इसकी पोटेंसी और प्योरिटी कितनी है, और इसका स्टैंडर्ड क्या है, और मुख्य मुद्दा हमारे लिए क्या है कि इसका प्राइस जितना लिखा है उतना हम देंगे, इवन उसमें भी हमको 10-5 रुपये का छूट चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए जब भी आप कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं एज अ प्रोवाइडर। उसके बाद राइट टू सीक रेड्रेस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब ये कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप देखते हैं कि 90% का डिस्काउंट, 25% का आपको बोनस और कॉइन पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। तो ये क्या है, कभी कभी ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाते हैं छोटे ट्रेडर्स के लिए,
उनके पास तो इतना पूंजी ही नहीं है कि वो इतना बड़ा अमाउंट में आपको डिस्काउंट दे पाएँ। तो ऐसे में क्या होता है कि हर्ट होता है उनका बिजनेस। तो कभी कभी जो इस तरह के प्रैक्टिसेज होते हैं उनको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। फिर उसके बाद राइट टू बी एश्योर्ड एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ में मोनोपोली रख लें। मतलब ये आप इस तरह से समझ लो कि फ्लिपकार्ट पे ही केवल रियलमी 9 लॉन्च होगा। क्यों भाई, मार्केट में क्यों नहीं आएगा, मार्केट में भी आना चाहिए। ठीक है, और रियलमी 9 ही क्यों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बेचिए, उसको भी रखिए। ठीक है, तो आप डाइवर्स रखिए, आप मोनोपोली मत कीजिए किसी भी चीज़ में। फिर उसके बाद राइट टू सीक जस्टिस इन द टाइम बाउंड मैनर। वापस वही बोल बच्चन कि आपको टाइमली जो है किस दिन में आपको केस सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए इशू क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल ओवर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ज़्यादातर अभी देखिए ये मुद्दा है ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिजोल्यूशन ऑफ द फेडरलिज्म, डाइल्यूशन इन द फेडरलिज्म, सेटअप ऑफ द स्कीम, ये सब अलग अपना मुद्दा है। उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी अगर मिल जाए मुद्दा तो आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या अभी तक गवर्नमेंट ऐसा की है कि जिससे फेडरलिज्म को हर्ट हुआ है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। तो उसी का एक नतीजा ये भी है, देखिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का जो भी पावर है, जो भी कंट्रोल है इस पर, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंसी में भी डाइल्यूशन हो रहा है, इंडिपेंडेंसी भी उनकी डाइल्यूट हो रही है, और उसके साथ साथ उनके जो अधिकार हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें भी कटौती की जा रही है। उसके बाद फंक्शंस एंड ज्यूरिसडिक्शंस ओवरलैपिंग ओवर द अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। अब जैसे देखिए आप अगर फ़ोन यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में यही है, मैं एग्जाम्पल लिया हूँ टेलीकॉम सेक्टर का तो इसलिए बता रहा हूँ। आप अगर मोबाइल सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप एक तो जगह है कंप्लेन आप कर सकते हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री की, जो भी टेलीकॉम सेक्टर जो भी अथॉरिटीज़ है। दूसरा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, आप टेलीकॉम पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, एक ही मुद्दा है लेकिन आप दो जगह जा सकते हैं। तो जो फंक्शन है और जो ज्यूरिसडिक्शन है इनका ओवरलैपिंग है इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, जो इफ़ेक्टिवनेस होता है, काम करने का तरीका होता है जो, वो क्या होता है, काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये लेक्चर लंबा होगा, ऑब्वियसली लंबा होगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि 120 से ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। तो अपना चाय पानी स्नैक्स सब ले करके बैठिए, और बीच में अगर आपको मन करे तो पॉज करके 2-3 मिनट के लिए आप चाय पानी भी कर लीजिए। लेकिन हाँ ये है कि हम इसको बड़े बड़े लेक्चर्स में इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों 120 से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने के लिए हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ज़्यादा टाइम देंगे तभी आपको मज़ा आएगा एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे लिखने, और क्वेश्चन जब सामने आपको दिखेगा और आपको दिखेगा कि वाह यहाँ तो शिवजी सर ने पढ़ाया था, तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो थोड़े लंबे लेक्चर्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बना के मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बोर ना हो, आपको बोरियत ना लगे। तो चलिए देखते हैं अगला मुद्दा क्या है हमारा। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, एक और मज़ेदार। ठीक है, इस पर भी बहुत ज़्यादा तू मैं हुआ था। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीजेपी है, हिंदुइज्म है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लोग बोले थे इसके बारे में। खैर देखते हैं कि जो अभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें हम सीधा देखते हैं कि इसके, देखिए इसमें जो अनलॉफुल कितने 1957-58 में शायद ये आया था, कन्फर्म आप कर लीजिएगा। अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं कि इसका जो मेन एक्ट था वो क्या था। अभी हम ये देखते हैं कि जो इसमें अमेंडमेंट करके नए प्रोविजंस डाले गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, UAPA इज एंटी टेररिस्ट एक्ट विच इज इनेबल टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज टेररिस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मुख्य मुद्दा यही था। अभी तक क्या था कि UAPA के अंडर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे देखिए बहुत सारे थे आपके इंडियन मुजाहिदीन और पता नहीं क्या क्या थे, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो उसको वो टेररिस्ट ग्रुप के रूप में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट कर सकता था। लेकिन अमेंडमेंट करके क्या कह दिया गया कि भाई अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहे कि ये कह दे कि शिवजीत सिंह टेररिस्ट है, तो उसके पास ये अधिकार है, वो कह सकती है। ठीक है, हाँ लेकिन उसको प्रूफ देना पड़ेगा, कुछ ऐसा कोर्ट में देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा कि क्या क्या है बेसिस जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये बंदा टेररिस्ट है। लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज़ ये है कि जो एक्ट है इसमें टेरर और टेररिस्ट इन दोनों शब्द को डिफाइन किया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया है कि हम किस चीज़ को, किस एक्टिविटी को टेरर एक्टिविटी कहेंगे और किस एक्टिविटी को हम टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे कहेंगे। लेकिन जो सेक्शन 15 है
वो क्या करता है कि टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। टेररिस्ट मतलब कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसको हम टेररिस्ट एक्ट के रूप में कह सकते हैं, ऐसा वो डिफाइन करता है। और इसमें ठीक है, इसमें ऐसे एक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जैसे एनी एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट to threaten are likely to threaten the unity, integrity, security, economic security and sovereignty of the India। ठीक है, ऐसे कोई एक्टिविटी जो कि या तो डायरेक्ट उसको थ्रेट पहुंचाता हो या फिर पॉसिबली वो उसको थ्रेट पहुंचाएगा, किसको, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी को, तो हम उसको टेररिस्ट एक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक्ट डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट्स टू इंक्लूड एक्ट्स कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एनी द ट्रीटीज लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। देखिए कुछ शेड्यूल हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने साइन किया है और उसमें जो भी चीज़ें लिस्ट डाउन की गई हैं ये चीज़ें टेररिस्ट एक्टिविटी में आएंगी। अगर उसमें कोई भी एक्टिविटी पाई जाती है तो उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे। उसके साथ साथ उस शेड्यूल में जो ट्रीटीज़ हैं वो 9 ट्रीटीज़ थी, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या जो भी आपका ग्लोबल वर्ल्ड पे यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में या अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जो ट्रीटीज़ किया है गवर्नमेंट ने, उसमें जो भी शेड्यूल दिए गए हैं उसमें सारे ऑफेंसेस जो हैं उसको हम टेररिस्ट एक्ट मानेंगे। उसके साथ साथ 2019 के अमेंडमेंट में एक और ट्रीटी को ऐड किया। कौन सी ट्रीटी? सप्रेशन ऑफ द एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, इसको मतलब कन्वेंशन फॉर, ठीक है, कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, यह एक और ट्रीटी उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब मतलब कि 10 ट्रीटीज़ हो गई और इस 10 ट्रीटीज़ में जो भी एक्ट्स लिखे गए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं, अगर उसमें आप पाए जाते हैं तो आपको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं तो कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि जो लेक्चर चल रहा है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट के रूप में घोषित कर सकता है अगर वह ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कमिट्स आर पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर द टेररिज्म, प्रमोट टेररिज्म या फिर किसी भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित कर सकती है। उसके साथ साथ एक परिवर्तन ये किया गया है कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता था वो DYSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी जो थे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट ग्रुप पे। लेकिन अभी क्या है कि NIA में जो इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का रैंक का अधिकारी होता है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव द नेम एट एनी टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय रिव्यू कमेटी। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हटा सकती है उस लिस्ट से, लेकिन ये तभी कर सकती है जब कोई एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे और एक रिटायर्ड जज जो होगा हाई कोर्ट का, उसका वो चेयरमैन होगा। तो ये कमेटी अगर रिकमेंड करती है कि आप इनका नाम या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटा दीजिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हटा सकती है। उसके बाद अमेंडमेंट इज ए पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड द कर्बिंग टेररिज्म सिंस इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग, मतलब ये कि ये स्टेप फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि आप अगर इस समय देखिए तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो ग्रुप टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम हो गई हैं, इंडिविजुअल टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आप देखे होंगे कि न्यूजीलैंड में एक बंदे ने गोली मार दिया 40 लोगों को, यहाँ तक कि USA में गोली मार दिया। उसके बाद आप ब्रिटेन में दे सकते हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति गोली मार दिया। इंडिया में भी क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो बढ़ रही हैं। इसके लिए ये क्या है, स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये एक इसका पॉजिटिव आप कोनोटेशन लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इशूज़ क्या हैं, ठीक है। पहला इशू यही है कि आर्बिट्रेरी पावर ऑफ डेजिग्नेशन ऑन द कास्ट ऑफ सिविल राइट्स, आपके सिविल राइट्स भी बहुत सारे होते हैं लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या कर सकती है, इसको आप डिसमेंटल कर सकती है। ठीक है, उसके पास ऐसा अगर ऐसा कोई, मान लीजिए ऐसा ना हो लेकिन गलती से भी अगर कोई ऐसा प्रूफ आ गया, कोई ऐसा एक्टिविटी रडार में आ गया आपके, तो वो कह देगा कि आप जो है क्या है, टेररिस्ट है। बड़ा खतरनाक है ये कि सिविल राइट्स का वायलेशन होगा यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टेरर एंड टेररिस्ट इज नॉट डिफाइंड, जैसा कि हमने देखा पहले, भैया देखो टेरर क्या है, टेररिस्ट क्या है, इसको आप डिफाइन करो, ठीक है। उसके बाद किसी को आप घोषित करो कि ये टेररिस्ट है। उसके बाद एक्ट डज नॉट क्लैरिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश दैट एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व आर लाइकली यहाँ पे लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ना, वो भी बहुत क्लियर नहीं है कि यही प्रूफ देना पड़ेगा आपको कोर्ट में, ठीक है। तो बच के रहिए भैया, इधर उधर का काम ज़्यादा नहीं तो पता चला कि आज आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और बाहर निकले तो आपको टेररिस्ट के रूप में पुलिस उठा के ले गई, ठीक है। तो बचे रहिएगा उस पर, ठीक है। तो ये सब इशूज़ हैं दोस्तों। मैं इसको बहुत ही लाइटली पढ़ा रहा हूँ, बहुत हल्के में, बहुत आसान भाषा में, ताकि आपके दिमाग में सेंटेंस ना, आपके दिमाग में सिचुएशन रहे, ठीक है। अगर सिचुएशन रहेगी तो ये मेंस है, मेंस में आप लिख सकते हैं, आप अपना सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स होता है तो उसमें एग्जाम का सेंटेंस होता है, तो उसमें हम सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अभी क्या है, हमारा फोकस सिचुएशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन के रूप में, डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो शुड नॉट बी यूज्ड इम्पिंज इन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द क्रिटिकल वाइसेस। मतलब ये क्रिटिकल वाइसेस का मतलब कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मीडिया है, या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सिविल सोसाइटी है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्रिटिकल वॉइसेस होती हैं। अगर ये पता चला कि ये कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह से बोल दिए कि उनको लगा कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा है, ओवैसी टाइप का, और जाकिर क्या नाम था, जाकिर नायक टाइप का, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो आपको डेजिग्नेट, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसमें से टेररिस्ट है या कोई नहीं है, ठीक है। तो आप हमारी भावनाओं को समझिए। तो ऐसे में आपको डिस्क्रिशनरी पावर को थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए कि सिविल राइट्स और लिबर्टी लोगों का वायलेट ना हो। उसके साथ साथ आप क्या करिए, सबसे पहले टेरर और टेररिज्म एक्टिविटीज़ को क्लियरली डिफाइन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यूएपीए में क्या जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, ये हमारा आज का आखिरी मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट था 1956 का, इसको ये रिप्लेस करती है। अब इसमें की प्रोविजंस क्या हैं फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले एक नेशनल मेडिकल कमीशन सेटअप किया जाएगा और मुख्य इशू इसी पे है, जो आप अभी इशूज इन्वॉल्व देखेंगे इसी में देखेंगे सबसे ज़्यादा इशू। ये क्या करेगा, जो एमसीआई था इसके पहले का, उसको रिप्लेस करेगी, ठीक है। और उसके बाद स्टेट जो मेडिकल कमीशन है उसको भी रिप्लेस करेगी, और उसके साथ उसके स्थान पर एक नेशनल मेडिकल कमीशन बनाएगी विद इन द 3 ईयर्स ऑफ द इनैक्ट ऑफ दिस एक्ट। 3 साल के अंदर में आप एमसीआई को रिप्लेस करके और स्टेट मेडिकल कमीशन को रिप्लेस करके क्या करेंगे, एक नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने की बात की गई है। अब मुख्य मुद्दा देखिए, परेशानी कहाँ पे है। परेशानी ये है कि इस कमीशन में 25 मेंबर्स होंगे, और 25 मेंबर्स में ज़्यादातर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, अभी हम देखेंगे आगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय ए सर्च कमेटी, ऐसा लिखा गया है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि सर्च कमेटी भी गवर्नमेंट बना रही है और गवर्नमेंट को ही अपॉइंट भी करना है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी है और पार्शियली इलेक्टेड बॉडी है। इसमें दोनों तरह के लोग होंगे, कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे और कुछ लोग इलेक्टेड होंगे। अभी देखते हैं कितना नॉमिनेटेड होंगे और कितना इलेक्टेड होंगे। और इसका एक चेयरमैन होगा, ऑब्वियसली हर कमेटी का एक चेयरमैन होता है। फिर उसके बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ द मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। ये क्या है, एक प्लेटफार्म होगा किसके किसके बीच में, स्टेट्स और जो यूटीज हैं वहाँ पे जो मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल है, उनके बीच में, और जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसके बीच में, ठीक है। ये एक प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा, जस्ट लाइक आप जो हमारा एनडीसी होता है उसके उसी की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो प्लानिंग कमीशन की तरह का काम करता है, उस तरह से आप समझ लीजिए, नीति आयोग टाइप का, जीएसटी काउंसिल टाइप का, उस तरह से समझ लीजिए। और बीच में जो है एनडीसी टाइप का। तो कुल मिला के ये है कि एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा जो कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ ऑटोनॉमस बोर्ड्स, कुछ ऑटोनॉमस बोर्ड्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, किसके लिए, डील विद द स्टैंडर्ड, ठीक है, कैरिकुलम, गाइडलाइंस और रिकॉग्निशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स। एक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसका काम क्या होगा कि स्टैंडर्ड को डिफाइन करेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उसका कैरिकुलम डिफाइन करेगा कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए गाइडलाइंस भी देगा। और जो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो मान्यता दिया जाता है, उसको भी ये क्या करेगा,
अथराइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया जाएगा टू लेवी द मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन मेडिकल कॉलेजेज एट टाइम ऑफ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बहुत ज़्यादा इमरजेंस हो रहा है, मशरूमिंग हो रही है। तो ऐसे में क्या है कि उन स्टैंडर्ड पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी मेडिकल कॉलेजेज ITI की तरह हो गए हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड का ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं। तो जो असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा वो उनके स्टैंडर्ड को ध्यान में रखेगा कि आप स्टैंडर्ड को अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया जाएगा। ये क्या करेगा, ये एक नेशनल लेवल पे प्रोफेशनल्स जो हैं उनके कंडक्ट्स को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं, कौन जो अच्छे काम कर रहे हैं, कौन है जो स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ये रजिस्टर बना के रखेगा। ठीक है, उसके बाद इट विल आल्सो मेंटेन द सेपरेट नेशनल रजिस्टर फॉर द कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, अभी आगे हमने इसको डिफाइन किया है, डेफिनेशन इसको हमने दिया है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर हैं, सीधा जो कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए जो एक नेशनल रजिस्टर होगा, अलग से ये नेशनल रजिस्टर बनाएगा। उसके बाद NMC एक्ट प्रपोजेज टू बिल्ड अ कैडर ऑफ मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स। जो मिडिल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो काम करते हैं हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी एक कैडर टाइप का व्यवस्था बनाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन जो है। उसके बाद आपको अगर अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपको नीट एग्ज़ाम देना है, और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फिर अंडर ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट विल रेगुलेट फीस and other charges for 50% of seats in private medical colleges and NMC will frame the guidelines for these institutions। मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो 50% सीट्स है, 50% सीट्स का जो फीस होगा उसको कौन डिफाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा। और उसके साथ साथ जो NMC है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए समय समय पर अपनी गाइडलाइंस भी देती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है। सबसे पहला तो यही कि जो WHO कहता है कि एक व्यक्ति मतलब 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया का क्या सिचुएशन है, 10,189 लोगों पे एक डॉक्टर है। आप सोच सकते हैं कितनी बुरी स्थिति। सॉरी। तो जो मेडिकल कमीशन है ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि डॉक्टर्स का जो नंबर है वो बढ़ेगा। उसके बाद पुअर लोगों का जो केयर है, ऑब्वियसली अगर आपके पास एथिकल और क्वालिटी डॉक्टर्स होंगे तो वो पुअर लोगों का ज़्यादा ख्याल करेंगे। और प्राइवेट जो आप इस तरह समझ लीजिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी पुअर लोगों का अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जो पहले कानून था वो डॉक्टर्स के फेवर में ज़्यादा था, अभी क्या है, लोगों के फेवर में ज़्यादा है। फिर उसके बाद मशरूमिंग ऑफ क्वैक्स मतलब झोला छाप, इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है जब हम कम्युनिटी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, उनको क्या है कि हम उनको रेगुलेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो जो क्वैक्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, गली गली में आप देखते हैं कि एक ग्रीन कलर का वो लगा के बैठ गए हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल बांट रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आयुष्मान भारत मिशन में हमको कम से कम 1,50,000 ट्रेंड मिड लेवल हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोविज़न है उसमें मिड लेवल हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की बात की गई है। फिर उसके बाद द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम विच इंश्योर्स एडिक्वेट एंड क्वालिटी डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, जो हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उससे क्या होगा, क्वालिटी जो और एडिक्वेट डॉक्टर्स हमको अवेलेबल होंगे। फिर उसके बाद एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च। ऑब्वियसली जब नए कमीशन बनता है तो बड़े ज़ोर शोर से काम करता है, तो जो इनोवेशन और आप कह सकते हैं जो रिसर्च है इन सब में भी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद पीरियाडिक असेसमेंट होगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, ऑब्वियसली होगा क्योंकि ऐसे अलग ऑटोनोमस बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एन इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म विल बी देयर। अगर कोई शिकायत है तो उसके भी निवारण के लिए इस एक्ट में बात की गई है, तो जो ग्रीवांसेज होंगी उसको भी आसानी से रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि अब इसमें इशूज़ क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशूज़। 25 मेंबर का कमीशन है, केवल उसमें से 5 इलेक्टेड होंगे, 20 क्या होंगे, अपॉइंटेड बाय द
गवर्नमेंट, यही मैं बता रहा था, यही मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पे भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अपने हाथ में कंट्रोल ले रहा है। इसको भी आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में लिख सकते हैं, जब भी आप डायलूशन ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे जहाँ पे भी, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें और भी परेशानी है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिसाइजेशन, ये भी आप इसको समझ सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेग डेफिनीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनको डिफाइन किया ही नहीं गया है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो क्वैक्स हैं, जो झोला छाप हैं, उनको भी वैलिड मान लिया जा सकता है, उनको भी लीगलाइज किया जा सकता है। एक्चुअली कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर क्या है इनके अकॉर्डिंग, एनी वन कनेक्टेड विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशन, मॉडर्न मतलब यही आपका जो एलोपैथी है, टू गेट रजिस्टर्ड विद द एनएमसी, जो भी व्यक्ति मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है वो एनएमसी के साथ रजिस्टर कर सकता है। तो वो तो क्वैक्स भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस किया है, उनके पास अनुभव है, अच्छा यूज कर रहे हैं, सर्जन बने घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही आर सी कैन पार्टिसिपेट आर प्रेस्क्राइब इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी एचओडी के रिकमेंडेशन पे, वो खुद ही अपना प्रैक्टिस कर सकता है, खुद ही मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के बारे में कहा गया है कि ये लोग कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर हैं। ऐसे तो झोला छाप डॉक्टर्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक इशू है। उसके बाद जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, आपको ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, आपको रूरल एरियाज़ में जो वर्कर्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर बात की ही नहीं गई है, ठीक है। हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर को अगर इम्प्रूव करने की बात कही जाए, ठीक है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो क्लियर कर डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग टू द मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, आप इनको पहली बार डिफाइन कीजिए। मिड लेवल जो हेल्थ केयर है उसको हमने अपनी तरह से बताया कि जो ब्लॉक लेवल पे हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो तहसील लेवल पे हैं, उसको मैंने अपनी तरफ से बताया। इस एक्ट में कोई डिफिनीशन नहीं है इस तरह का, तो सबसे पहले तो उनको डिफाइन कीजिए जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो कौन है। उसके बाद ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ एनएमसी मस्ट बी इंश्योर्ड इन इट्स फंक्शनिंग, हर चीज़ में उंगली मत करे सेंट्रल गवर्नमेंट्स आसान भाषा में, मज़ेदार भाषा में यही है, ठीक है। उनकी जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंस है, उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप जो है इसमें थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर काफ़ी लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पहली बात तो यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमने इसको इंटरेस्टिंग भी बनाया है, सिचुएशन क्रिएट करके हमने समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा, जो अगला लेक्चर होगा, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और अभी तक अगर आप ये इस लेक्चर को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करो अब सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह का लेक्चर्स मैं लेके आऊँगा, मज़ेदार लेक्चर्स लेके आऊँगा, जो कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं उसको बहुत आसानी से मैं समझा दूँगा आपको, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दूँगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप उसको लिख पाएंगे। खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, ओके, thank you so much for watching this lecture.